गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हमारी ये जो फिज़िक्स की जो सीरीज़ है जिसमें हम नीट, जेईई मेंस और जे एडवांस तीनों एग्ज़ाम को फोकस करके अपना फिज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ा था, सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक फॉर्मूला वहाँ पे आप नोट कर लें जो मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं करा है। फॉर्मूले का नाम है cos 2a। तो cos 2a मेरे पास क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a मेरे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और एक फॉर्मूला मेरे पास होता है cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये जो तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो इनको भी आप याद रखेंगे। फिजिक्स के अंदर इनका जो एप्लीकेशन है वो भी कई बार हम यूज़ करेंगे। अब चलते हैं इसके बाद। देखिए, इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा ग्राफ्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पैराबोला क्या होता है और हाइपरबोला क्या होता है। और उससे भी पहले एक टर्म मेरे पास आती है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ होगा मेरे पास अगर मुझे कोई ऐसे टर्म यहाँ पे दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोई बोले कि भाई इसको आप सॉल्व करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे a प्लस बी जो फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। ये कर सकते हैं सिंपल। अगर कोई मुझसे पूछे 1 प्लस एक्स का क्यूब तो क्या करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी, ब्रैकेट a प्लस बी, ये कर सकते हैं। और 1 प्लस एक्स का जो क्यूब होगा अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये होगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x और ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। ये सिंपल हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछ ले, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ 1 प्लस एक्स की पावर 7 कितना होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 8 कितना होगा, तो इतनी हाई पावर के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना होता है। अब इसमें सिंपल सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ना है और उसी को लेकर के पूरा जो फिजिक्स है इसी एक फॉर्मूले को लेकर हमारा काम चल जाएगा। अब वो फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं। तो फॉर्मूला मेरे पास है फॉर्मूला मेरे पास होता है जैसे यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर n। 1 प्लस एक्स, इस पूरे की होल पावर कितना है, n है। अब इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है 1 प्लस, ये लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये जो मार्क मेरे पास होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। और इसके बाद मैं लिखूंगा n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसके बाद लिखूंगा n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। और ऐसे में आगे तक कहीं तक भी जा सकता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, क्या लिखा है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब मेरे पास क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल का मतलब मेरे पास हुआ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर यहाँ पे लिखा है 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और इस तरीके से हम यहाँ पे n फैक्टोरियल को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। अब इसको आराम से नोट करो, फिर चलते हैं आगे।
आई होप आप सबने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसके अंदर एक स्पेशल हमारे पास केस आता है, तो वो जो केस होगा उसी को हमें याद रखना है और वही फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम टाइम आपका यूज़ होगा। ठीक है, देखें जैसे स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको लिखा था 1 प्लस एक्स की पावर n। अब अगर इस केस के अंदर जो x की वैल्यू है आपकी वो बहुत 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 कम हो एज कंपेयर टू 1, भाई 1 प्लस एक्स की पावर n है। अगर ये x जो मुझे यहाँ पे दिया है ये बहुत कम हो एज कंपेयर टू 1, यानी x लेस देन एज कंपेयर टू 1। ठीक है, तो इस केस में सपोज करो, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि x की अगर x मेरे पास 0.01 होता है, x कितना होता है 0.01, और अगर मैं x स्क्वायर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा 0.0001 ये लिखूँगा। अगर कोई मुझसे पूछ ले x क्यूब कितना होगा तो ये लिखूँगा 0.000001। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि x की जितनी पावर मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ जाता हूँ ये वाली टर्म उतनी ज़्यादा ज़ीरो के करीब होती चली जाएगी, यानी ये वैल्यू ज़ीरो की तरफ बढ़ेगी जितनी पावर मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँगा। तो बाइनोमियल में हम क्या करते हैं कि जितने भी मेरे पास हाई पावर आती हैं एक्स स्क्वायर के बाद तो उन सारी टर्म को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उन सारे टर्म को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो नेगलेक्ट करने के बाद जो फॉर्मूला मेरे पास बनेगा जिसका हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम इन फिजिक्स, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे 1 प्लस n इंटू एक्स। 1 माइनस एक्स की पावर n, इसको यूज़ करेंगे 1 माइनस n इंटू एक्स। तो ये दो फॉर्मूले मेरे पास होते हैं बाइनोमियल के अंदर। तो वो जो मैंने इससे पहले आपको पूरा फॉर्मूला वहाँ पर लिखा है, तो उस पूरे फॉर्मूले को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन दो फॉर्मूलों को आप याद करें, यहीं से आपका काम चल जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर n 1 माइनस एन एक्स। तो ये दो फॉर्मूले मेरे पास हो गए। ठीक है, अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए, है ना, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा अबाउट दिस। ओके, जैसे मेरे पास क्वेश्चन दे दे 1.02 की पावर 4, 1.02 की पावर 4। अब इसको डायरेक्टली आप कोई स्क्वायर तो कर नहीं सकते आप सिंपल तरीके से, पॉसिबल है लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 1 प्लस 0.02 की पावर 4, इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। क्या इसको 1 प्लस एक्स की पावर n, कुछ ऐसे में पढ़ सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐसे इसको रीड कर सकते हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 प्लस n इंटू एक्स, 1 प्लस n 4 और x मेरे पास कितना है 0.02। अब मैंने खाली यहाँ पे 1 प्लस n इंटू एक्स इसलिए लिया है क्योंकि आप देख सकते हो कि x यहाँ पे एज कम्पेयर टू 1 x की वैल्यू जो है काफ़ी कम है। ठीक है, तो अगर कम होगी तो 1 प्लस एक्स की पावर n को सिंपल में 1 प्लस n इंटू एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाली जो टर्म होंगी वो अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल होंगी, तो उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस 4 इंटू 0.02, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 0.08। भाई 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.08 मिलेगा मुझे, तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 1.08 और यही मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, जैसे ये तो हो गया 1.02 के बारे में, ये आप समझ ले 1 प्लस एन एक्स, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला रखा और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली। अब जैसे कोई मुझसे बोल दे कि 0.99 की पावर 6, 0.99 की पावर 6, इसको कैसे सोल्व करेंगे 1 माइनस 0.01 की पावर 6, ये लिख सकते हैं इसको भाई 1 माइनस 0.01 की पावर 6। तो इसको 1, क्या ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है 1 माइनस एक्स की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस n इंटू एक्स। तो 1 माइनस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.01, 1 माइनस 0.06, तो 1 माइनस 0.06 कितना बचेगा, ये बचेगा 0.94 और यही मेरे पास आंसर हो जाएगा।
तो ये था थोड़ा सा बायनोमियल थ्योरम के बारे में कि फिजिक्स के अंदर हम कैसे इन फॉर्मूलों का हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाली टर्म को क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जो वैल्यू होगी मेरे पास एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स की पावर 4, फिर 5, तो वो सारी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल आती हैं, तो इसलिए हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। और 1 प्लस एक्स की पावर n को खाली हम यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स कंसिडर करेंगे, और 1 माइनस एन की पावर एक्स की पावर n को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कितना, 1 माइनस एन इंटू एक्स। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं आगे। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है जी। इसके बाद कुछ बेसिक स्क्वायर वाली जो टर्म होती है आपको उनको याद रखना है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 स्क्वायर, तो वो तो 1 होता है। 3 स्क्वायर आपके पास 9 होगा। 4 स्क्वायर आपके पास कितना होगा, 16, है ना। तो ये स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उनको आपको याद रखना है। जैसे 11 स्क्वायर मेरे पास कितना होगा, 121। 12 स्क्वायर कितना होगा, 144। 13 स्क्वायर कितना होगा, 169। 14 स्क्वायर कितना होगा, 196। 15 स्क्वायर कितना होगा, 225। 16 स्क्वायर कितना होगा, 256। ठीक है। 17 स्क्वायर कितना होगा, 289। तो 11, 12, 13, 14, 16 और 17, तो ये जो स्क्वायर है इसको आप याद रखेंगे। जैसे 18 स्क्वायर कितना होगा, 18 को भी लिख लेते हैं, 324। 19 स्क्वायर कितना होगा, ये होगा अप्रॉक्स 361। और 20 स्क्वायर मेरे पास कितना होगा, ये होगा 400। तो ये जो कुछ बेसिक स्क्वायर्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए फिजिक्स के अंदर। अगर डायरेक्टली कोई आपसे पूछे कि भाई 19 स्क्वायर कहीं पे लिखा है, तो आपको एकदम ये कॉल होना चाहिए कि 19 स्क्वायर मेरे पास होता है 361 और 20 स्क्वायर मेरे पास होता है 400। ठीक है, तो इसको नोट कर ले। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स के बारे में अभी उतनी बात कर रहे हैं जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत होगी। और ये स्क्वायर के बारे में हो गया। अब एक टर्म आपके पास आती है, आपने सुना होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, देखो अगर मेरे पास कोई ग्राफ है इस तरीके से, यहाँ मेरे पास है x और यहाँ मेरे पास है y। क्या है यहाँ पे x और यहाँ पे मेरे पास क्या है y। तो अगर कोई आपको ऐसे कोई लाइन दिखे इस तरीके से, इस तरीके से कोई आपको लाइन दिखे, तो x वाली एक्सिस जो आपके पास होगी, इसके साथ ये जो लाइन होगी, क्या इन दोनों के बीच के एंगल को सबसे पहले तो बोलूंगा मैं थीटा। x और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है स्ट्रेट, इसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा। और यही थीटा किस डायरेक्शन में मेजर करना है, x वाली एक्सिस से इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। और इसी झुकाव को, इसी इंक्लाइनेशन को, इसी ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलेंगे, स्लोप। स्लोप को मैं डिफाइन करूंगा किससे, स्लोप को डिफाइन करूंगा स्मॉल m से। और यही स्मॉल m किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan थीटा। यही स्लोप किसके इक्वल होगा, स्मॉल m, और ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। तो ये जो झुकाव होगा मेरे पास, ये थीटा, और इसी थीटा को मैं क्या बोलूँगा, इंक्लाइनेशन, है ना। और स्लोप को आप कई बार ग्रेडियंट भी बोल देते हो, है ना। क्या बोल देते हो, ग्रेडियंट। तो ये मेरे पास हो गया स्लोप m, और यहाँ पे मेरे पास हो गया tan थीटा। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो आपके पास स्लोप होगा थीटा, है ना, तो थीटा यहाँ पे कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है। यानी कैसा एंगल बनाएगा, ये एक्यूट एंगल बनाएगा। तो जब भी मेरे पास एक्यूट एंगल की बात होगी, यानी थीटा जब भी लेस देन 90 होगा, तो ये मेरे पास कैसा स्लोप होगा, ये स्लोप होगा पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और फर्स्ट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए यहाँ पे थीटा लेस देन 90 एक्यूट एंगल, तो m की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इस तरह की लाइन अगर कहीं पे आपको दिखे, देखो इस तरह की लाइन जब भी आपको कहीं पे दिखेगी इस तरीके से, ठीक है, तो जैसे θ1, यहाँ पे θ2, θ3, θ4, तो ये जितने भी स्लोप मेरे पास कैसे होंगे, ये मेरे पास होंगे सारे के सारे स्लोप पॉजिटिव। कैसे होंगे, पॉजिटिव। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ मुझे मिल जाता, ये तो कैसा हो गया, पॉजिटिव के बारे में हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा कैसा है, थीटा मेरे पास है लेस देन
हमने ये देखा स्ट्रेट लाइन के अंदर इस तरह का मेरे पास एक ग्राफ था, यहाँ पे था x, यहाँ पे था y। अगर ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे होगी, कहने का मतलब कि ये एंगल x वाली एक्सिस से मेजर करेंगे, इसको बोलेंगे थीटा। और अगर ये थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। स्लोप कैसा होगा मेरे पास, स्लोप मेरे पास होगा निगेटिव। कैसा स्लोप होगा मेरे पास, निगेटिव, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं निगेटिव। तो स्लोप यहाँ पे निगेटिव हो गया, यानी एम की वैल्यू यहाँ पे कैसी आएगी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्लोप को -m या फिर -10 थीटा। तो आप बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर लाइन आपको ऐसे दिखे, लाइन अगर आपको ऐसे दिखे θ1, θ2, θ3, θ4, तो इस तरह की जो लाइन दिखेगी, यानी थीटा अगर लेस देन 90 होगा तो यहाँ पे सारे स्लोप कैसे रहेंगे, सारे स्लोप मेरे पास रहेंगे पॉजिटिव। और अगर लाइन आपको ऐसे दिखे, अगर इस तरह की लाइन आपको दिखेगी, ये होगा θ1, θ2, θ3, θ4, तो ये थीटा मेरे पास ग्रेटर देन 90 है, यानी कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और स्लोप यहाँ पे कैसा आएगा मेरे पास, स्लोप आएगा निगेटिव। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन के लिए हम स्लोप पॉजिटिव होगा, निगेटिव, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे अगर मैं ऐसे लाइन को ड्रॉ करता हूँ, सिंपल स्ट्रेट लाइन, तो हर एक पॉइंट पे स्लोप मेरे पास कैसा रहता है, सेम एंगल मुझे मिलेगा, यानी स्लोप हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। स्लोप कैसा रहेगा, ऑलवेज विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, तो स्लोप कैसा हो गया मेरे पास, कांस्टेंट हो गया। अब मुझे ये एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे x, यहाँ पे मेरे पास y, और इस तरह की कोई लाइन होगी, अब आप देख सकते हो x और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है दोनों आपस में पैरेलल होंगी। और अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखना चाहूँ इस स्ट्रेट लाइन के लिए, तो यहाँ पे अगर थीटा मेरे पास होगा 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो स्लोप मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक अगर मैं यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे x और यहाँ पे y, और लाइन कुछ ऐसे आती है स्ट्रेट, तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, भाई हमें पता है x के साथ ये वाली लाइन है, इसके बीच का एंगल मेरे पास होता है 90, यानी थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। और tan 90 मेरे पास कितना होता है, ये होता है मेरे पास इनफाइनाइट। तो इस तरह से मेरे पास अगर स्ट्रेट लाइन सीधी होगी तो हम स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं, स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा होगा 90, तो tan 90 मीन्स इनफाइनाइट, तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी इनफाइनाइट। अब इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं आगे। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब थोड़ी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेरे पास होती है y = mx + c, ये सब हमने पढ़ा है, y = mx + c। और अगर नहीं पढ़ा तो बेसिक मैथमेटिक्स, जब आप जो जेई वाले एस्पिरेंट्स है, जेई की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ोगे अच्छी तरीके से कि y = mx + c कैसा है, क्या इसका मतलब होता है। बस हमें यहाँ पे ये देखना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो m मेरे पास होता है इसको बोलते हैं स्लोप, ये तो हमें पता है। और c मेरे पास होता है इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। कैसे देखेंगे इसको, देखो अगर इस तरह का मेरे पास ग्राफ है x और y, आप यहाँ से स्लोप, अगर मैं इस y = mx + c की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरे पास स्लोप होगा वो कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि m के साइन यहाँ पे कैसा है, m का साइन मेरे पास है पॉजिटिव, तो स्लोप यहाँ पे होगा पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे आप ये तो बता सकते हो कि भाई लाइन ऐसे जाएगी, सिंपल है ना, लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। अभी लाइन पास कहाँ से होगी, यहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, या ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से पास होगी। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। देखो कैसे करेंगे इसको। अब जैसे मेरे पास ये है ना, x और y, अब मैं इस इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास स्लोप कैसा है, पॉजिटिव।
और ये सी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस का मतलब कि अगर सी यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यानी इससे ऊपर होगा, ये वाली जो एक्सिस है मेरे पास, यानी वाई वाली एक्सिस इससे ऊपर पॉजिटिव होती है और वाई यहाँ पे एक्स से नीचे मेरे पास होता है निगेटिव। अगर सी यहाँ पे पॉजिटिव है तो कहीं ऊपर की बात होगी यहाँ पे, तो ग्राफ मेरे पास कैसा जाएगा, स्लोप कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास स्लोप पॉजिटिव है, ये देखो ये स्लोप मेरे पास पॉजिटिव है यहाँ पे, और ये वैल्यू जो मेरे पास होगी ये होगी सी। अब ऊपर मैंने इसलिए लिया क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी है, यानी सी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। समझ गए आप इतनी बात। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, एम एक्स माइनस सी कैसे ड्रॉ करेंगे, ये होगा x, ये होगा y, स्लोप कैसा है यहाँ पे, स्लोप मेरे पास है पॉजिटिव। y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट कितना है, ये है माइनस सी, यानी जो ग्राफ यहाँ से पास होगा स्ट्रेट लाइन वो नीचे से पास होगा, और इसी को बोलेंगे हम y इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू होगी माइनस सी। और यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे स्लोप मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम y इंटरसेप्ट और स्लोप को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं आगे। समझ गए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम मेरे पास स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैंने लिखा, वो सी मेरे पास क्या होता है, इंटरसेप्टेड y एक्सिस, तो यहाँ पे मेरे पास x है, यहाँ पे y है। कुछ भी हो जाए इस c की वैल्यू को हमेशा y एक्सिस पे हमें देखना है, इससे ऊपर या फिर इससे नीचे। ठीक है, तो ये मुझे इंटरसेप्ट क्या बताएगा कि स्ट्रेट लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ऊपर से जाएगी, ओरिजिन से पास होगी या फिर नीचे से पास होगी। ठीक है, और स्लोप m पॉजिटिव या निगेटिव ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि स्लोप मेरे पास पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पे स्लोप मेरे पास पॉजिटिव है, या फिर स्लोप निगेटिव भी हो सकता है ना, वो भी मैं एग्जांपल आपको करा देता हूँ। इसको नोट कर लिया होगा आपने, देखते हैं आगे। देखो, अगर आपके पास इक्वेशन ऐसे दे y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, या फिर आपको इस फॉर्म में दे दे y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। अगर आपको इक्वेशन दे दे y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4, तो स्ट्रेट लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे ग्राफ के फॉर्म में, तो ये हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये मेरे पास x, ये मेरे पास y। स्लोप कैसा है यहाँ पे, स्लोप मेरे पास है निगेटिव। स्लोप निगेटिव होगा तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना, कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन, ये थीटा होता है मेरे पास, और c की वैल्यू कैसी है, +4, और स्लोप निगेटिव और c की वैल्यू +4, यानी ग्राफ कुछ कैसे जाएगा मेरे पास, c +4 है। अच्छा, यह मेरे पास, अच्छा ये लाइन मेरे पास कुछ इस तरीके से पास करेगी, है ना, तो हम ये मान सकते हैं कि स्लोप कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, देख लो आप यहाँ पे, ये थीटा मेरे पास कैसा है, थीटा मेरे पास कैसा है, ये थीटा मेरे पास है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब स्लोप कैसा है यहाँ पे स्लोप है निगेटिव। ठीक है, और ऊपर मेरे पास क्या है, सी मेरे पास है पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, तो ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा मेरे पास। ठीक है, जैसे अगर आपको बोल दे कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, y इक्वल टू, या फिर y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4, इस तरह की इक्वेशन हो, y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4, तो कैसे जाएगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप कैसा है मेरे पास, -3 निगेटिव, y इंटरसेप्ट कैसा है, -4, यानी स्लोप भी मेरे पास निगेटिव है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे इसको बना लेते हैं, इस तरीके से जाएगा, तो स्लोप यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, स्लोप यहाँ पे ऑलवेज कैसा है, निगेटिव, और ये मेरे पास है c इक्वल टू निगेटिव, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, तो ये मेरे पास इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन की होगी, y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4, या फिर y इक्वल टू माइनस mx माइनस सी। आई होप आप स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो अगर एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लो कि अगर c की वैल्यू 0 हो जाए, यानी y इंटरसेप्ट 0 हो जाए, तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से। ठीक है जी, ओरिजिन से कैसे, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ग्राफ इस तरीके से पास करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन मेरे पास किसकी हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स, C0 यानी ओरिजिन से पास करेगा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0,0। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है जी,
चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद थोड़ी बात हम कर लेते हैं पैराबोला के बारे में। पैराबोला में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चार चीज़ याद रखनी है। पैराबोला की इक्वेशन सबसे पहले क्या होती है, y इक्वल, जैसे मेरे पास होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सबसे पहली इक्वेशन ये होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ मेरे पास होता है x, यहाँ मेरे पास होता है y। तो जो आपके पास सिंगल पावर होती है, सिंगल पावर, तो उसी की तरफ आप इसको कर्व करके ड्रॉ करेंगे। जैसे x है यहाँ पे, तो ऐसे हो जाएगा मेरे पास ग्राफ किसका, पैराबोला का। अब स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का जो ग्राफ होता है, चलो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा मेरे पास। ये अगर मैं ले लेता हूँ x, यहाँ पे y, ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास x और यहाँ पे y, तो y है यहाँ पे, तो ग्राफ कुछ ऐसे पास करेगा, इस तरीके से पास करेगा ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। और जैसे मेरे पास अगर कुछ इस तरीके से आ जाए कि x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ये x है, ये y है, तो निगेटिव y, यानी इस तरीके से पास करेगा। तो ऐसा ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई, ठीक है जी। जैसे कोई मेरे से पूछ ले y स्क्वायर टू माइनस 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे पैराबोला के लिए, इसका ग्राफ करेंगे माइनस x, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ग्राफ हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसके लिए ग्राफ सिंपल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। a मेरे पास होता है, देखो x और y तो सबको पता है कोऑर्डिनेट है, a मेरे पास होता है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट का मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे पास फोकल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे पास, a,0, और इसी a,0 को क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट कहने का मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो अगर यहाँ से कोई रे पास करेगी, ऐसे रे पास करेगी ऊपर से नीचे से, तो सारी रे कहाँ पे आके मीट करेंगी, इस पॉइंट पे आके मीट करेंगी। अगर नीचे से भी कोई रे जाएगी यहाँ मीट करेगी, नीचे से कोई रे जाएगी वो भी इसी पॉइंट पे आके मीट करेंगी। तो ऐसा कॉमन पॉइंट जहाँ पे सारी रेज आके किसी एक पॉइंट पे आकर के मिल जाएं, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट। क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट। और इसी फोकल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, यानी x वाली एक्सिस से पॉइंट मैंने लिया a और y तो यहाँ पे 0 ही होगा मेरे पास। तो इस तरह से पैराबोला के बारे में थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बीच ग्राफ ये बनेगा, x स्क्वायर के लिए ये बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x के लिए बनेगा, और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay के लिए इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो इसको आपको याद रखना है, इक्वेशन याद रखनी है। और एक बात और है, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जितने भी स्लोप थे वो सारे कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप हर एक पॉइंट पे आपको स्लोप डिफरेंट मिलेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है आपके पास, है ना, इस तरीके का ग्राफ है, तो इस पॉइंट ए पॉइंट की बात करूँ, बी पॉइंट की बात करूँ, सी पॉइंट की बात करूँ, देखो यहाँ पे स्लोप अलग मिलेगा, यहाँ पे स्लोप अलग मिलेगा, यहाँ पे स्लोप आपको अलग मिलेगा सी पॉइंट के लिए। तो हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे आपको स्लोप की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, ठीक है जी। हर एक पॉइंट के लिए स्लोप यहाँ पे कैसा होगा, डिफरेंट। यानी पैराबोला के केस में स्लोप कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, हर पॉइंट के लिए अलग स्लोप को हम डिफाइन करेंगे। अब कैसे स्लोप देखेंगे, क्या इसका मीनिंग होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल करके काइनेमेटिक्स के अंदर। अब आप इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। पैराबोला के बाद एक और ग्राफ आता है छोटा सा, जो हमें थोड़ा सा देखना है, वो होता है हाइपरबोला। वो ग्राफ मेरे पास होता है हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनता है, ये सिंपल ग्राफ होता है मेरे पास। इक्वेशन होती है y प्रोपोर्शनल टू 1/x, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, या बोल सकता हूँ x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
1/y। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x या फिर x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो ग्राफ कैसा आएगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको, या फिर ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा इस तरीके का। अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है देखो, आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये मेरे पास है x, ये मेरे पास है y। ऊपर ग्राफ जाने का मतलब इट्स ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नियर बाय इन्फिनिट, यानी अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 है इस पॉइंट के ऊपर, और y भी यहाँ पे कितना है 0 है। यानी अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलेगा, इन्फिनिट मिलेगा। अगर यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x मुझे कितना मिलेगा, इन्फिनिट मिलेगा। तो यही आपको ग्राफ थोड़ा सा देखना है हाइपरबोला के बारे में। इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, हाइपरबोला के बारे में, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर y प्रोपोर्शनल टू x है, यानी पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो ये किसकी बात होगी, ये बात होगी स्ट्रेट लाइन के बारे में। y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये किसके बारे में होगा, ये होगा पैराबोला के बारे में। y प्रोपोर्शनल टू 1/x या फिर x की पावर -1, तो ये किसके बारे में होगा, ये होगा हाइपरबोला के बारे में। अभी हाइपरबोला पैराबोला थोड़ा डीपली आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो, लेकिन फिजिक्स में हमें इतना पढ़ना है, ये इससे ही अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए।